हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है स्टडी विद अनुज में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि जो आपका इतिहास का बेंच चलने जा रहा है, जिसमें आपको प्रॉपर इतिहास पढ़ाया जाएगा। उसके बाद कोई अदर सब्जेक्ट जीएस का पढ़ाया जाएगा, जैसे भूगोल या राजव्यवस्था हुई या अर्थव्यवस्था हुई। तो इस तरह आपको अदर सब्जेक्ट फिर पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी हाल ही में आपको इतिहास चला हुआ है, वो इतिहास आपको कंप्लीट कराया जाएगा। तो मैंने आपसे पिछली क्लास में इतिहास का जो पाठ्यक्रम है, इतिहास के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, वो डिस्कस किया था। लेकिन इतिहास में कुछ अदर पहलू भी है जिनको हमारा समझना बहुत जरूरी है। तो पाठ्यक्रम पर आने से पहले जो इतिहास के कुछ पहलू है उनको हम समझेंगे, जैसे भाषाई पृष्ठभूमि, प्राचीन भारत के इतिहास के महत्व, इसके साथ साथ आपके जो इतिहासकार है उन सबको हम समझेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व। ये हमारा आज का टॉपिक होगा, प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व। यानी कि अगर हमें जरूरत पड़ी हमारे प्राचीन भारत के इतिहास को समझने की, तो वो जरूरत क्यों पड़ी, इन सब को हम समझेंगे। इसके अंदर कुछ टॉपिक होंगे, उनको हम समझेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं कि इससे हमें जानकारी मिलती क्या है। तो इससे हमें जो जानकारी मिलती है वो जानकारी मिलती है हमें लोगों की शुरुआत कैसे हुई, लोगों ने कब कहां क्या किया, क्या उन्होंने खाया, कैसे में रहे, कैसे उनकी जीवन शैली थी, इन सब का हमें पता प्राचीन भारतीय इतिहास से चलता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझेंगे कि जो कृषि थी, कृषि की शुरुआत कब, कहां, कैसे, क्यों, इन सब क्वेश्चनों के हमें इसमें उत्तर मिलते हैं कि जो कृषि की शुरुआत थी वो कब हुई, कहां हुई, कैसे हुई और क्यों हुई। इसके साथ साथ जो संग्रह करने की यानी कि इकट्ठा करने की जो हमारी हॉबी विकसित हुई, वो उसकी जरूरत क्यों पड़ी, उसका विकास कैसे हुआ, इन सब को हम समझेंगे। यानी कि संग्रहण, इसको हम समझेंगे। और ये सब टॉपिक आपके एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं। अगर किसी को अपना बेस मजबूत करना है तो सबसे पहला जो हमारा पढ़ने का होगा वो होगा एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी हमारी समझ को विकसित करती है। और छठी से 12वीं तक की जो हमारी एनसीईआरटी होती है वो मोर देन सफिशिएंट है किसी भी एग्जाम के लिए। लेकिन उसमें कुछ अलग से, जैसे बड़े बड़े इतिहासकार हैं, उन्होंने अपने मत दिए, उन्होंने अपना डाटा दिया, उनको साथ में हम जोड़ते हुए चलेंगे, तो जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। इसके बाद हम इसमें देखेंगे कि जो जीवन था वो किस प्रकार यापन हुआ, किस प्रकार जीवन को सुरक्षित किया गया, जीवन को व्यवस्थित किया गया। तो इस सब को हम इसमें देखेंगे। जीवन को इसके बाद हम देखेंगे कि भारत में किस प्रकार जो हमारी प्राचीन संस्कृति है उसका विकास हुआ और किस प्रकार वो एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हुई। तो इसमें हम समझेंगे संस्कृति। क्योंकि किसी भी देश की जानकारी, देश को समझने के लिए उसकी संस्कृति, उसका रहन सहन, उसका खान पान,
इन सब चीज को समझना बहुत जरूरी है। वे किस प्रकार रहते हैं, किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, इन सबको समझना बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि जो प्राचीन निवासियां थे, जो प्राचीन निवासी थे, उन्होंने भोजन, आश्रय और यातायात के साधनों का इंतजाम कैसे किया। कैसे उन्होंने भोजन का इंतजाम किया, कैसे उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यातायात के साधनों का प्रयोग किया, तो इन सबको हम समझेंगे। तो इसमें हम समझेंगे यातायात। यातायात से हमारा जीवन बहुत सुगम हो गया। हमें अगर कुछ जैसे खाने की वस्तु है, उसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना था, या कोई वस्त्र है या कुछ भी ऐसी चीज है, तो यातायात के साधनों से, जैसे आपको पता भी होगा, सबसे पहले पहिया का आविष्कार हुआ, पहिया से फिर बैलगाड़ी वगैरह बनी। तो इस तरह यातायात के साधनों का उपयोग हमने करना शुरू कर दिया। और इसमें हम देखेंगे कि कैसे इन सब से अलग बुनाई, कताई, यानी कि जो हस्तशिल्प है, हस्तकला का भी इसमें विकास हुआ। हस्तकला, हस्तकला में आपका बुनाई, कताई, सिलाई, धातु निर्माण, जैसे लोहे को पिघलाकर हैंडेक्स वगैरह का उपयोग किया गया, हल बनाए गए। तो इस तरह ये सब धातु से ही बने हैं। तो इन सब को हम इसमें समझेंगे। अब बात करते हैं हम, और इसके साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि कैसे वनों की कटाई हुई, और वनों को काटकर कैसे गांव बसे, गांव से फिर शहर, और फिर बड़े बड़े साम्राज्यों का उदय हुआ। क्योंकि जब तक भूमि समतल नहीं होगी, वो रहने योग्य नहीं होगी, तो तब तक किसी भी बड़े विकास का होना संभव नहीं है। अब वन होंगे तो वहां पर हिंसक पशु भी होंगे, वहां पर जीवन दुर्लभ हो जाएगा, वहां पर हम खेती नहीं कर सकते, वहां पर हम कोई कार्य नहीं कर सकते। तो जब वनों की कटाई होनी शुरू हुई, तो धीरे धीरे गांव बसे, गांव से नगरों में उनका विकास हो, और नगर फिर महा साम्राज्य बने, साम्राज्य से महासाम्राज्य बने। तो इस प्रकार हम इन सब चीजों को समझने के लिए प्राचीन जो भारत का इतिहास है वो महत्वपूर्ण है। अगर हम प्राचीन भारतीय इतिहास को नहीं समझेंगे, तो हमें अतीत में क्या घटित हुआ और कैसे हमारे जीवन का विकास हुआ, कैसे हमारे जीवन की शुरुआत हुई, इन सब को हम नहीं समझ सकते। अब हम जो अगला पॉइंट समझेंगे, अगला पॉइंट है हमारा विविधता में एकता। अगला पॉइंट है हमारा विविधता में एकता। विविधता में एकता। तो जो भारतीय है, भारत में जो भारतीय निवास करते हैं, तो भारत में ऐसा नहीं है कि कोई एक नस्ल या एक संस्कृति थी। भारत में विभिन्न प्रकार की नस्लें, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां निवास करती थी, और इन सब का केंद्र बिंदु भी भारत ही था। इसके साथ साथ इन सब ने जो भारतीय सभ्यता के निर्माण में अपना योगदान दिया, तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। ये बात विविधता में एकता, यानी कि बहुत सारी नस्लें, बहुत सारी संस्कृति, बहुत सारे धर्म, बहुत सारी जातियों के बावजूद भी भारत में जो एकता है, भारत जो एक है, उस सब के लिए हम बात करेंगे कि किस प्रकार वो एक है। भारत में अनेक प्रकार की नस्लें हैं, भारत में अनेक प्रकार की भाषाएं हैं, बोलियां हैं, धर्म है, रीति रिवाज है। इन सब के बावजूद भी भारत में एक आपस में जुड़ाव जो है, वो भारत को विविधता में एकता को दर्शाता है कि कैसे भारत में विविधता के बावजूद भी एकता है। इसके बाद अगर हम बात करें, तो इन सब में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया, वो दिया जो हमारे पूर्व आर्य थे, हिंद आर्य थे, और इसके साथ साथ
ग्रीक, हुण, जो ये सब थे, इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने अपनी अपनी संस्कृति, अपने अपने रीति रिवाज सब इनके यहाँ पे भारत में जैसे ये आए तो भारत में इनका रीति रिवाज, इनकी धर्म, इनकी संस्कृति, इनका खान पान, वो सब एक दूसरे आदमियों ने देखा, उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया, उसको फिर अपनी जीवन शैली में उन्होंने उतारा, और इस तरह धीरे धीरे यहाँ पर विभिन्न प्रकार की नस्लें, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां, इन सब का विकास हुआ। तो जो अगर हम बात करें आर्य जो थे, आर्य उत्तर में वैदिक एवं पौराणिक संस्कृति तथा आर्यों से जो पहले की संस्कृति को दक्षिण में द्रविड़ और तमिल संस्कृति से जोड़ करके देखा जाता है। ये सब जो हमारे आर्य थे, इन सबको हम जोड़ करके देखते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें ईसा पूर्व 1500 से 500 के वैदिक ग्रंथों में, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के जो वैदिक ग्रंथ है, उन ग्रंथों में मुंडा, द्रविड़ और आदि आदि कई प्रकार की जो संस्कृतेतर शब्द है में पाए गए। और इस तरह हम देखेंगे कि जो हमारा संगम साहित्य है, जो संगम साहित्य कहे जाने वाला प्राचीनतम जो हमारा तमिल ग्रंथ है, उनमें भी पाली भाषा और जो हमारी संस्कृत है, उस संस्कृत के भी कई शब्द पाए गए। संगम साहित्य में पाली और संस्कृत जैसे कई शब्द पाए गए। अगर हम बात करें तो ईसा पूर्व 300 से सन 600 ईस्वी तक प्रयोग किए जाने वाले जो शब्द है, उनमें भी पाली भाषा और संस्कृत भाषा का महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे आर्य भाषा, आर्य लोग आए तो आर्यों के आने से पहले भी पूर्वी प्रदेश में लोग मुंडा और कोलारियन भाषा बोलते थे। इंडो आर्यन भाषा जो हमारी आई, उसमें प्रयुक्त जैसे कपास, नौकायान, खुदाई, डंडा आदि जैसे शब्द मूलतः मुंडा भाषा से ही लिए गए हैं। और साथ के साथ जैसे आप देखोगे जैसे हमारा भारत का नक्शा है, तो इसमें जो छोटा नागपुर का पठार है, छोटे नागपुर के पठार में भी मुंडा के कई क्षेत्र है। और मुंडा जो हमारी संस्कृति है, इनके जो अवशेष है इंडो आर्यन संस्कृति में प्रचुर मात्रा में देखने को मिलते हैं। और जो हमारा भारत है वो प्राचीन समय से ही कई धर्मों, कई संस्कृतियों की भूमि रहा। भिन्न भिन्न भाषाओं, रीति रिवाजों और इन सब में जो जीवन व्यतीत करने की जो शैली है, वो सब समान है। मतलब अगर आप देखेंगे कि अनेक प्रकार के धर्म, अनेक प्रकार के जो त्योहार है, वे सब होने के बावजूद भी उनके जो नियत जीवन शैली जो उनकी है, वो सब समान है। हमारे देश में विविधताओं के बावजूद भी एकता प्रचुर मात्रा में देखने को मिलती है। अब अगर हम बात करें कि जो जनपद कहे जाने वाले कई राज्य या क्षेत्रीय जो इकाई का नामकरण हुआ, वो सब भी जो विभिन्न जनजातियां थी, उन सभी के नाम पर किया गया। जैसे कि आर्यों के कारण इस भारत का नाम आर्यावर्त पड़ा। आर्यों के कारण भारत का नाम आर्यावर्त पड़ा। और
इसके साथ साथ आर्यव्रत का जो अभिप्राय था वो उत्तरी और केंद्रीय भारत से था, यानी कि जो भारत का ऊपर का हिस्सा है उत्तरी भारत और जो बीच का हिस्सा है केंद्रीय भारत, इनसे ही आर्यव्रत का संबंध था। दूसरा, भारत का नाम जो भारतवर्ष पड़ा वो भरत की भूमि के नाम पर, यानी कि जो भरत है, भरत राजा हुए तो जो भरत था भरत के नाम पर भारतवर्ष नाम विख्यात हुआ, भारतवर्ष नाम इसका पड़ा। ये जो भारतवर्ष है ये जो है पृथ्वी का 9वां हिस्सा जो है उसके लिए इसका प्रयोग किया गया। और साथ ही साथ जो गुप्त काल के बाद पूरी भूखंड का नाम भारतवर्ष पड़ गया। इसके बाद हम देखेंगे जो हमारा हिंदू शब्द है, हिंदू शब्द की जो उत्पत्ति हुई वो ईरानी शिलालेखों में बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि जो हिंदू शब्द की उत्पत्ति है उसमें ईरानी शब्द जो है, ईरानी जो शिलालेख है वे बहुत महत्वपूर्ण है। इसका जो उल्लेख है हमें पांचवी से छठी शताब्दी, 5वीं से 6ठी शताब्दी में देखने को मिलता है। और साथ ही साथ हम यह देखेंगे कि जो संस्कृत का सिंधु शब्द है, संस्कृत का जो सिंधु शब्द है, अगर हम बात करें कि हिंदू शब्द पड़ा कैसे, तो जो संस्कृत का सिंधु है, संस्कृत का सिंधु, संस्कृत का जो सिंधु शब्द है, जो यहां पर जो आर्यन आए, तो जो आर्यन यहां पर आए, आर्यनों ने से को है बोला। सिंधु जो शब्द था, सिंधु से को है में बदलने पर हिंदू हो गया। जो सिंधु नदी का क्षेत्र था, जो उत्तर और दक्षिण भारत में जो सिंधु नदी का क्षेत्र था, तो जब आर्यन लोग यहां पर आए तो उन्होंने जो सिंधु क्षेत्र था इसको से को है में बोला और ये हिंदू क्षेत्र हो गया। इस प्रकार हिंदू से हिंदुस्तान, यानी कि जो सिंधु का स्थान था, तो जो सिंधु स्थान था उसको हिंदुस्तान बोला गया। इस प्रकार बाद में चल करके हिंदुस्तान पूरे भारतवर्ष के लिए विख्यात हुआ, हिंदुस्तान। इसके साथ साथ जो ग्रीक आए, ग्रीक ने इसको इंडिया कहा। ग्रीक ने इंडिया जो शब्द है, इंडिया शब्द जो है वो ग्रीक ने दिया। तो इस प्रकार आप देखोगे कि जैसे जैसे विदेशी आते गए उन्होंने अपने हिसाब से नाम देते गए और बाद में वो ही नाम पूरे भारत के लिए, पूरे भारत के भूखंड के लिए विख्यात हो गया। और जो ईरानी शासक थे, ईरानी शासक ने सिंधु क्षेत्र पर जब जीत हासिल की तो सिंधु का जो हिंदू हुआ था तो वो हिंदुस्तान हो गया और भारतवर्ष का नाम हिंदुस्तान रखा गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो उत्तर भारत में जो वर्ण व्यवस्था, जो जाति व्यवस्था विकसित हुई वो पूरे देश में फैल गई और ईसाई और जो मुसलमान थे, ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म के को मानने वाले जो लोग थे वे भी इससे प्रभावित हुए। और यहां तक कि ईसाई और मुसलमानों ने भी हिंदुत्व की जाति की व्यवस्था को अपनाना शुरू कर दिया। आप आज देखोगे कि जो हमारे मुस्लिम समुदाय है उसमें भी अनेक प्रकार की जातियों में वो विभाजित है। तो इस प्रकार हिंदू धर्म में जो व्यवस्था थी उसको भी उन्होंने अपना लिया और ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म में भी जाति व्यवस्था शुरू हो गई। इस प्रकार 3वीं शताब्दी में जो प्राकृत भाषा थी, 3वीं शताब्दी की प्राकृत भाषा पूरे देश की आधिकारिक भाषा बन गई। और इसके साथ साथ अशोक के जो जितने भी ज्यादातर जो शिलालेख पाए गए
वे सब प्राकृत भाषा में ही देखने को हमें मिलते हैं। तो इस प्रकार आप ने देखा कि जो विविधता में एकता वाली बात है वो सिद्ध होती है अनेक प्रकार की भाषा, जाति, धर्म, बोलियां, इन सब के बावजूद इन सब में एक समान रूपता देखने को मिलती है और विविधता में एकता वाली बात सिद्ध होती है। आज हमने पढ़ा विविधता में एकता। कल पढ़ेंगे वर्तमान के लिए जो अतीत की प्रासंगिकता है वो क्या है। चलिए मिलते हैं दोस्तों कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।